स्टूडेंट, एसपीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चल रहा है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का जो कौशल चल रहा है पठन कौशल। हम श्रवण कौशल और मौखिक कौशल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तीसरा है हमारा पठन कौशल यानी वाचन करना। पठन का मतलब क्या हुआ? वाचन करना। अब इसमें क्या है, पठन कौशल में हम क्या करें, किसी भी चीज़ या किसी भी शब्द के उच्चारण को क्या करें, समझ रहे हैं। वाचन के द्वारा क्या करें, समझना, और उसको क्या करें, उसका अर्थ ग्रहण करें। एक पढ़ाई के माध्यम से, जैसे कोई पाठ्य पुस्तक है उसका सहारा हम ले रहे हैं। तो अब इसके बारे में हम कहानी शिक्षण के बारे में चर्चा कर चुके, जो हमारे पठन कौशल के सैद्धांतिक पक्ष चल रहे हैं। अगला है हमारा मिथक। अब मिथक के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कल्पना मात्र से। पठन कौशल के सिद्धांतक पक्ष में मिथक का संबंध किससे है? कल्पना से। तो इसे क्या माना है? मिथक कल्पना। जो हमारे पूर्व में घटनाएं जो घटित हैं उसके आधार पर हम क्या करेंगे, कल्पनाओं पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। अब मिथक के मूल क्या है? इसमें जॉर्ज हेवल ने इसकी क्या परिभाषा दी है? जॉर्ज हेवल के अनुसार मिथक की परिभाषा कि इसको क्या माना है, आदिम समूह या आदिम जाति से संबंधित धार्मिक प्रवृत्ति को मानते हुए उसे यथार्थ की अभिव्यक्ति। आदिम जाति या आदिम समूह से आदिम जाति या समूह से संबंधित धार्मिक प्रवृत्ति को मानते हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति का एकमात्र सशक्त माध्यम बताया गया है। धार्मिक प्रवृत्ति को मानते हुए समूह से संबंधित धार्मिक प्रवृत्ति को मानते हुए क्या मानना है इसको, यथार्थ यानी वास्तविकता में मानते हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बताया है। यथार्थ की अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बताया है। अब मिथक को क्या बताया है? कल्पना पर आधारित। तो जॉर्ज हेवल ने इसकी क्या परिभाषा दी है? जैसे आदिम जाति जो हमारे प्राचीन थे, आदिम जाति या समूह से संबंधित जो हमारे धार्मिक प्रवृत्ति में हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको क्या माना है? यथार्थ की अभिव्यक्ति। उसके हमारी जो पूर्व घटनाएं हैं, जो अनेक प्रकार के जो धार्मिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको क्या माना है? यथार्थ यानी वास्तविकता की अभिव्यक्ति का एकमात्र क्या बताया? मिथक कल्पनाओं के आधार पर हम क्या करें, उसे अब वास्तविक जीवन में जी रहे हैं। अब जुंग ने क्या परिभाषा दी है इसकी कि मिथक के स्वरूप और स्पष्टीकरण में क्या है? जुंग के अनुसार इसमें क्या बताया है कि इसके अंतर्गत मिथक के स्वरूप स्पष्टीकरण में क्या आ रहा है? इसके माध्यम से व्यक्ति, समाज व परंपरा के निकट के संबंध की ओर ध्यान दिया है। मिथक के स्पष्टीकरण में समाज द्वारा जो के इसके माध्यम से क्या किया गया है? व्यक्ति, समाज व परंपरा के निकट के संबंध। मिथक के माध्यम से व्यक्ति, समाज व परंपरा के मध्य निकट संबंध बताया है। अब इसने क्या किया है जॉर्ज हेवल ने कि आदिम जाति या समूह से जो भी धार्मिक प्रवृत्ति, जो हमारी जो पुरानी जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसे हम क्या करें, आज प्रयोग में ला रहे हैं। तो धार्मिक प्रवृत्ति को मानते हुए क्या करें, यथार्थ की जो पुरानी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, सामाजिक जो संस्कृति है, उसको क्या करें हम वास्तविक जीवन को क्या बना रहे हैं, वास्तविक जीवन में एक माध्यम बना रहे हैं। तो मिथक यानी कल्पनाओं पर आधारित हम क्या करें, उसे मान रहे। अब जुंग ने क्या कहा कि मिथक के स्पष्टीकरण में क्या कहा उन्होंने, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, व्यक्ति, समाज और परंपरा के मध्य क्या हो रहा है, निकट संबंध स्थापित हो रहे हैं।
अब इस प्रकार क्या है कि इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि इसमें धार्मिक पक्ष, ईश्वर या देवी देवताओं से संबंधित जो कथा पुराण है वो उनको क्या कर रहे हैं हम, उनको हमारे जो सामने एक पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम में निर्धारित करके उनको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा पठन कौशल में मिथक, जो मिथक है जो इसके अनेक तत्व बताएंगे। मिथक के तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। जो कल्पनाओं पर आधारित जो हमारा एक कहानी शिक्षण है उसका एक जो पठन कौशल का एक जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके अनेक तत्व निर्धारित किए हैं। उसमें पहला है हमारा कथा तत्व। पहला है हमारा कथा तत्व। तो हम क्या करेंगे इसमें एक कहानी के माध्यम से, अब बच्चों को एक हम पाठ्यक्रम में एक हमारा जो प्रकरण कोई कहानी पर आधारित है तो कहानी के माध्यम से उसमें पहला क्या होगा कि कहानी का प्रकरण कैसा होना चाहिए कि बच्चों के थोड़ा क्या है पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो उससे हम क्या करेंगे, उनको नवीन ज्ञान देने में हमें क्या होगी, बच्चों के तो क्या होगी थोड़ी कठिनाई, लेकिन उससे क्या रहेंगे उनका पूर्व ज्ञान जांचेंगे तो उन्हें क्या रहेगी, सीखने में सरलता रहेगी या आगे कुछ उसे नया ज्ञान मिलेगा। तो नया ज्ञान ज़्यादा बच्चा किस में रुचि लेता है, कथा यानी कहानी सुनने में या सुनाने में। तो एक कहानी के माध्यम से हम क्या करें उनका विकास। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कथा तत्व क्या है, मिथक की विभिन्न परिभाषाओं में इसे धार्मिक व प्रतीकात्मकता, धार्मिक यानी धर्म से संबंधित, प्रतीकात्मक जो हमारे जो पुरानी जो परंपराएं रीति रिवाज है उनके आधार पर हमें क्या करना चाहिए, कथाओं को परिभाषित करना चाहिए। दूसरा है हमारा इसमें आदिम मनोवर्ती। आदिम मनोवर्ती में हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने मिथक को आदिम मस्तिष्क की रचना या धारणा बताया। अब ये किस आधार पर बताया है कि इसमें क्या बताया गया है कि जो अनेक प्रकार के जो हमारे प्रतीक हैं, बिंब हैं, उनके स्पष्टीकरण, उनके खोज में क्या किया था उन्होंने, उनके खोज को कारण मिथक के आद्य बिंबों की खोज में इन बातों को पूर्णतः सिद्ध कर दिया है कि मिथक के जन्म और विकास में मनुष्य का क्या कर रहा है, मस्तिष्क कार्य कर रहा है। इसकी जो खोज की उसमें मिथक का तत्व है दूसरा तत्व हमारा है आदिम मनोवर्ती। आदिम मनोवर्ती में मनुष्य के क्या बताया गया है, मनुष्य के जन्म और विकास में किसका सहारा बताया, मनुष्य के मस्तिष्क को। तो तीसरा है इसके अंतर्गत हमारा प्रतीकात्मकता। अब जो हमारे जो हम एक ऐसे है कि हमारा जो शब्द ज्ञान है, जो वाक्य रचना है वो एक अकेली तो एक शब्द से बनती नहीं, तो हम उसमें क्या लेते हैं, एक प्रतीक, बिंबों और शब्दों का सहारा लेते हैं जो हमें व्याकरण रचना के अंतर्गत पाए जाते हैं। हमारे जो कविता का भाग है उसके अंतर्गत हम जो छंद, अलंकार, रस इनका लेते हैं। उसी प्रकार मिथक के अंतर्गत हमारा तीसरा है प्रतीकात्मकता। अब प्रतीकात्मकता में क्या होता है कि इसमें कुछ पूर्व घटनाएं क्या होती है, हमारी जो पूर्व घटनाएं क्या होती हैं, उसके पात्र और घटनाएं क्या होती हैं, सभी प्रतीकात्मक। उनके ऊपर क्या, उनका क्या होता है एक तरह से कि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति के जो पूर्व घटनाओं पर आधारित क्या हो रहा है, नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अगला हमारा धार्मिक, जो धर्म के अत्यंत निकट संबंध है, धर्म से किस प्रकार संबंधित है। वास्तविकता यह है कि धर्मगाथा के सारे मिथक के सामाजिक और सांस्कृतिक सत्य क्या हो रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप में। अब धर्म के जो हमारा चौथा तत्व है धार्मिकता, वो धर्म के सारे क्या हो रहा है, मनुष्य का, धर्म के सारे व्यक्ति अपनी जो वास्तविकता है उसको निहार रहा है। अगला है हमारा विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता में क्या हो गया कि मिथक में उस जन समूह का पूर्ण विश्वास होता है जिसमें वह प्रचलित है, यानी जो समाज में, माने एक समाज में रह रहा है वह मिथक यानी कल्पनाओं में जी रहा है, तो कल्पनाओं में क्या होगी उनकी विश्वसनीयता। किस आधार पर इसका वर्णन कर रहा है, विश्वसनीयता के आधार पर। तो मिथक होगी हमारी कल्पना पर आधारित है, जो हमारी जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसको यथार्थ यानी अपने वास्तविक जीवन में करना। अगला है हमारा फैंटेसी। तीसरा है इसका फैंटेसी, कहानी जो पठन कौशल है उसका सैद्धांतिक पक्ष। फैंटेसी, अब फैंटेसी शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा के फैंटेसी क्या है, हिंदी रूपांतरण। अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं, फंतासी। हिंदी भाषा में इसे फंतासी कहा है। अब फैंटेसी शब्द किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का अर्थ है, यह शब्द आज पर्याप्त प्रचलित है। यह अंग्रेजी के फैंटेसी का क्या है, हिंदी रूपांतरण। तो इस शब्द फैंटेसी शब्द का निर्माण किससे हुआ है, यूनानी भाषा के फैंटेसिया से। फैंटेसी शब्द अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण है
ये अंग्रेजी भाषा का शब्द किसका है? यूनानी भाषा के फैंटेसिया से लिया गया है। यूनानी भाषा के फैंटेसिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं फैंटेसिया का हमें कि इसका है कि मनुष्य की वह क्षमता जो एक संभावित संसार का क्या करती है? सर्जन। फैंटेसिया का अर्थ क्या है? मनुष्य की एक संभाव्य शक्ति जो क्या कर रही है? एक शक्ति जो इसकी संभावित होती है वो क्या कर रही है? संभावित संसार का संचार कर रही है। मनुष्य की एक सामान्य शक्ति जो एक संभाव्य संसार का सृजन करती है। मनुष्य की एक जो सामान्य शक्ति जो मनुष्य क्या कर रहा है? एक समाज में उसका प्रयोग कर रहा है। अब मानवीय के कोश ने फैंटेसी को क्या माना है? स्वप्न चित्र मूलक। अब फैंटेसी का सामान्य अर्थ क्या है? कि हम कोई चीज जो समाज में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं? हम एक चित्र के रूप में। फैंटेसी जो मिथक था हमारा कल्पना पर आधारित। तो फैंटेसी को क्या बताया? चित्र मूलक, यानी चित्र पर आधारित। कोई चीज को हम चित्रों के माध्यम से समझाना चित्र मूलक कल्पना पर आधारित है। कि कोई भी पाठ या प्रकरण में ज्यादा से ज्यादा चित्रों का सहारा लेना। तो फैंटेसी को स्वप्न, मानवीय के कोश में से फैंटेसी को स्वप्न चित्र मूलक साहित्य कहा है, जिसमें असंभावित संभावनाओं को। अब चित्र मूलक कल्पना जो एक शब्दकोश है वो क्या किया गया? असंभावित संभावनाओं को, असंभावित संभावनाएं क्या है? निहित है इसके अंतर्गत। फैंटेसी हिंदी भाषा के फंतासी कहा है इसको हिंदी भाषा में। फैंटेसी क्या है? अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण है। यूनानी भाषा में इसे क्या कहा गया है? फैंटेसिया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? कि जो मनुष्य की एक जो क्षमता होती है, जो एक सामान्य शक्ति होती है, उसको क्या कर रहे हैं? संभावित संसार, उसके द्वारा क्या कर रहे हैं? संभावित संसार का सृजन कर रहे हैं। चित्र मूलक। अब फैंटेसी का शाब्दिक अर्थ क्या बताया? एक चित्र मूलक कल्पना पर आधारित जो असंभावित को क्या कर रही है? संभावित। तो इसमें क्या किया गया? इसको प्राथमिकता दी गई है। अब फैंटेसी में जिस संभावित संसार की कल्पना की जा रही है वह कैसा है? बड़ा मनोरम, रमणीय और आकर्षक। अब आकर्षक किस प्रकार हुआ? कि हम जो एक कवि या लेखक होता है तो वो क्या कर रहा है कि कहीं पर भी अपनी जो एक अपनी कलाकृति उभेर रहा है कविता के माध्यम से, तो उसमें क्या करेगा? वो उसको आकर्षक लगने के लिए उसमें अनेक प्रकार के जो वहाँ का वातावरण है उसे क्या बनाएगा? रमणीय, मनमोहक। तो उसे किस आधार पर बनाएगा? कल्पनाओं के आधार पर बनाएगा। तो कवि कथाकार फैंटेसी को क्या मानते हैं? दिवा सपनात्मक और दुर्सपन मानसिक बिंब भी कहते हैं। तो यह एक प्रकार की क्या है? साहित्यिक तकनीक, जिसका संबंध किससे है? मनुष्य के स्वप्न और सचेतन जो उसका एक आत्मिक विकास है, मानसिक विकास है, उसके माध्यम से सृजन किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा इसका। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक साहित्यिक तकनीक है जिसमें क्या होती है? विभिन्न प्रकार की जो हमारे एक स्वप्न में घटना घटित होने वाली एक जो चित्रावली जो हमें स्वप्न में चित्रित होती है, तो उस कल्पनाओं के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? इसका वर्णन कर रहे हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि फैंटेसी के 3 प्रयोजन है। 3 प्रयोजन में कौन कौन से है? पहला है मनोरंजन, दूसरा है हमारा यथार्थ से पलायन और तीसरा है दोष मुक्त मानव। 3 प्रयोजन इसके निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको क्या कर रहे हैं? हम हिंदी भाषा को जो इसके हिंदी भाषा के अंतर्गत पठन कौशल में है, तो हम इसमें ज़्यादा क्या करेंगे? कल्पनाशील चित्र पर आधारित जो हम पाठ का प्रकरण है उसको क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं अपनी कल्पनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो कर रहे हैं। तो इसमें पलायन और तीसरा दोष मुक्त मानव तथा दोषयुक्त संसार के प्रति क्या हो रहा है? हमारे अंदर कर नए दृष्टिकोण का विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम उपन्यास के बारे में। चौथा है हमारा कहानी, जो कहानी के बाद में मिथक, और तीसरा फैंटेसी, और चौथा हम अगले अध्याय में उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद यार।